पैसा हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर के बहुत सारे डीप बिलीफ्स भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं। सभी के अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट और इसका इस्तेमाल। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? अगर इन सारे सवाल का जवाब हाँ में है, तब ऑथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं, फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली है, जिसका टाइटल है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, जिसे रमित सेट्टी ने लिखा है। ये समरी कहती है कि अमीर होने का मतलब है आपको पता हो पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। ये सिखाएगी कि आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते थे। पैसा सेव करना ऐसा ही है जैसे कि मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में भी समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन जल्दी ही आपके अंदर जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसा खर्च ही कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इसमें आप जानेंगे कि बजटिंग करना ज़रूरी नहीं है। ऑथर का मानना है कि बजटिंग करना समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसों को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप ये भी सीख जाएंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए। पैसे को सोच समझ खर्च करना कैसे एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। हम जानेंगे कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा पहला चैप्टर है आई विल टीच यू टू बी रिच का ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी निगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी निगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा होता है वो शॉपिंग में काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकता है। एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन पहले ये समझना होगा क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, एक क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। ये लैंडर्स यानी कि लोन देने वालों को ये भी जानने में हेल्प करता है आप दूसरे लैंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है। ये भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो कि लेंडर्स बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं। अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेंडर इस नंबर और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच ये डिसाइड करेगा उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेहतर है, इसीलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दें। अब आप सोचेंगे ये चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपको ढेर सारे पैसा बचा सकता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं। बैंक एक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट करने पर आपको भारी भरकम रकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का इनलेस सोर्स हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये इनलेस सोर्स फ्री में नहीं है। इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका एनुअल परसेंटेज रेट बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लेट फी
पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइज़ करने का एक दूसरा तरीका है, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, उनसे पूछिए कि क्या वो आपकी फ़ी या चार्ज माफ़ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फ़ी की होती है। ये वो फ़ी है जो आपको कार्ड यूज़ करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ़ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फ़ीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सकें। अगर आप भी एनुअल फ़ी पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को बोलकर इसे माफ़ करवा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करे तो आप एनुअल फ़ी कार्ड चुन सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोग लोअर APR एनुअल परसेंटेज रेट पर निगोशिएट कर सकें। आपका APR का इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए देती है। आमतौर पर APR 14% पर होता है। सुनने में ये काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन ये सच है कि कंपनी आपको एक बड़ी रकम उधार दे रही है, तो एक तरह से ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए कंपनी को कॉल करके कम APR के लिए पूछिए। अगर वो कहे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उन्हें ऐसा करने का वाजिब कारण दो। जैसे कि आप लगातार कई महीनों से अपने बिल्स टाइम पर पे करते आए हैं। उनसे बताओ कि आप उन कंपनियों को भी जानते हैं जो कि लोअर APR को ऑफ़र करती है, इसलिए आप किसी और कंपनी को क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी के लॉयल कस्टमर बने रहने के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। लेंडर्स अपनी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री को एप्रिशिएट करेंगे। लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या भरोसे के लायक है या नहीं, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लोअर फ़ी और APR के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरफ बैंक फ़ी उतने ही प्रोसेस होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों को फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर को इंटरेस्ट रेट और फ़ी जैसे टॉपिक में थोड़े डराते हैं, इसीलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना वो पे कर देते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। वो अपने कस्टमर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकें। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो एक सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेते जो नॉर्मली आपको रियल बैंक चार्ज करती है। तो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन बैंक, इसमें अगर आप $1000 जमा करते हो तो ऑनलाइन बैंक में 3% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से $30 तक कमा सकते हैं। लेकिन फिजिकल बैंक में इसमें भी अगर आप $1000 जमा करते हो तो ये बैंक आमतौर पर सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि आपको $1000 पर हर साल केवल $5 ही मिलेगा। आपको समझ में आया कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। ऑथर ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया। उन्होंने चेकिंग और ऑनलाइन दोनों बैंकों का अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड से चेक का यूज कर सकते हो। ऑथर की इनकम इस चेकिंग अकाउंट में जाती है, फिर वो अपने पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफ़र करते हैं। जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो सेविंग अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलीडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। पहले से सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता है, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज दोनों ही अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं। तो क्या इन दोनों अकाउंट के बीच तो वाकई में कोई फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉ करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो ऑथर हमें कुछ ऑप्शन देते हैं। पहला, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। बैंक से फीस के बारे में पूछो। अगर उससे कोई एनुअल चार्ज वगैरह है
तो किसी और बैंक में पता करो, चाहे ये सब चार्ज ना हो। दूसरा, ये बेसिक ऑप्शन और एस्मल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप जब चाहे तब अपना चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा इससे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। ये इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। ऑथर ने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक्स में है, दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम ये चीज़ सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज़ करने होंगे जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हैं तो फिर आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो। क्यों ना दूसरा और तीसरा और ऑप्शन ट्राई किया जाए। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चुनते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वेंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन या छिपे हुए चार्ज या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर बनाने में जोर देता है, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फ़ीस काट लेते हैं। इसे आप बैंक की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। अगर वो अपनी फ़ीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लीजिए उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वेंस यानी कि ईजी एक्सेस। आपके लिए पैसा मैनेज करना ईजी होना चाहिए। बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस देने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उन्हें काफ़ी मदद करनी चाहिए। तुरंत उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करता है, साथ ही पैसों का ट्रांसफ़र करने की सुविधा फ्री में देता है। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पैसे के वर्थ को समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया। ऑथर भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सलूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं है। बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक पैसे के खर्च का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी। लेकिन ऑथर के पास इसका एक सलूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हो। ये प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी। वही आपकी सेविंग भी होती है। आपकी लाइफ में अब वो टाइम आने वाला है जब आप सोच कर परेशान होते थे आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस करने पर फोकस करता है। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने पर और चिप होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो कि आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चों में कटौती कर ले, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है हम केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर कंजूस को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर्स होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। तो चलिए हम पहला जानते हैं फर्स्ट फैक्टर, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो चीज़ें जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान और एजुकेशन पर खर्चे। आपको अपनी इनकम से 50% से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन आप ये फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो। ये उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और कपड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करते हैं तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसिप्ट पर एक नज़र डालिए, फिर सबको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने ये कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी शामिल कर दो। इनमें आपको हर महीने के खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार खर्च
करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरिंग करवाना, किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। ऑथर ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते थे। सेकेंड फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401k या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये हुआ अकाउंट है जो आपको रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करते हैं। जो अमाउंट इसमें आप डालेंगे वो आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना चाहिए, तो आपको ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड फैक्टर है हमारा सेविंग गोल। ये किसी भी प्रकार का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना भी टाइम लगे। ये क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग करना स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी भी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड कर दो, जैसे कि आप अपनी 20s में शादी कर लेना चाहते हो। आप अपनी शादी 20s में कर लेना चाहते हो, इसके लिए आपने रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा। इस शादी में कितना खर्च आएगा, तो आपको 20 साल का होते सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अगर महीने का $333 भी बचाते हो तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बजाय इसके जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो। सेविंग गोल के लिए अपनी इनकम का 5% से 10% अलग से रख दो। फोर्थ फैक्टर है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑथर आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी ज़्यादा ईजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुके हो। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट के साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ। सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, इससे आपको हर सिंगल परचेस का हिसाब रखने में आसानी होगा। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर दो ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सकें। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वहीं सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। तो ये था हमारा आज का बुक समरी, जिसका नाम था आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसका लेखक था रमित सेठी। तो आज की इस बुक समरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप में से कोई नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर आप में से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।